हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। हाउ आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और लॉ डोमेन, चुंबकीय डोमेन से आप क्या क्या तात्पर्य है। चुंबकीय डोमेन में सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। इस टाइप से आपके कोई भी क्वेश्चंस लौह चुंबकीय तत्व और अनुचुंबकीय में किस प्रकार भिन्न है, इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप इसी आंसर को लिखिएगा। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स मैं उसी में डालते रहता हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। सबसे पहली चीज तो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ आपको समझना पड़ेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके स्वयं में खुद में चुंबकीय गुण नहीं होता है, परंतु कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, हम कोई भी चुंबक के पास लोहा रखेंगे तो वह चुंबकित हो जाता है। समझ गए होंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ हम उसे कहेंगे। उसके उदाहरण से आप लोहा, निकिल, कोबाल्ट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब यहां पास आ रहा है स्थायी चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता है? ऐसे पदार्थ दोस्त जो कि स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वह हमारा हो जाता है स्थायी चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या होता है कि ऐसे पदार्थ लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के मान से 1000 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्थायी चुंबकीय आघूर्ण तो होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के मान से कई हजार गुना अधिक होता है। अब यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होती है? लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकिल और कोबाल्ट हो गए। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें कोई भी मिश्रण मिला रहता है, कोई अशुद्धियां मिली हुई पदार्थ रहती हैं, उसे हम अनुचुंबकीय, जो कम चुंबकित होती हैं हमारे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति के मान से कई गुना अधिक हो जाती है हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति लौह चुंबकीय पदार्थ में। और आप अगर देखे होंगे कुछ इस तरीके से कि हम जब किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहे में हम कोई भी चुंबक को रगड़ते हैं तो वह लोहा भी हमारा चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही चीज है यहाँ पर कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के मान से कई हजार गुना अधिक होता है। ठीक है, 1000 गुना अधिक होता है। यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अगर आप इतने सारे थ्योरीज को देख के घबरा जाएंगे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप एक बार इन थ्योरीज को अच्छे से सुन लीजिए। सुनने के पश्चात इसमें जो भी चीजें होंगी वो आपको दिमाग में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप अपनी भाषा में लिख करके पेपर में अच्छे नंबर से प्राप्त करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर आपको केवल अच्छे से सुनना है, समझना है और फिर बाकी अपने भाषा में पेपर में लिखना है। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली। तो ऐसे पदार्थ के चुंबकत्व का मान बहुत अधिक होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति है जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे पदार्थ का चुंबकत्व का मान बहुत अधिक होता है। तो चुंबकत्व क्या होता है कि चुंबकत्व जिस पदार्थ को कहते हैं जो कि आकर्षण के गुण या प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है। चुंबकत्व आप समझ रहे होंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, वो हमारे चुंबकत्व का मान बहुत अधिक होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति है जिससे कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब उनके इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति होती है आपस में। अब इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति होने की वजह से जिसमें चुंबकीय आघूर्ण उनके में उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या चीज होती है? जो कितनी चुंबकित होती है, मतलब कितनी अधिक तीव्रता से वह चुंबक को मतलब कोई भी चीज को अपने में ऑब्जॉर्ब करता है, कितनी अधिक तीव्रता से अपने में चपकता है वो चुंबक, तो उसकी चुंबकीय आवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति है जिससे कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब लौह चुंबकीय पदार्थ में चक्रीय गति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा समीप के चुंबकीय द्विध्रुव की अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तीव्र, इतना लंबा चौड़ा आप लोग को समझना है केवल,
इधर आप सुनते रहेंगे तो सुनने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है क्या क्या लिखा हुआ है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के चक्रीय गति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव जान रहे होंगे आप, यहाँ पर उसकी चुंबकीय गुण बहुत अधिक होती है। एन और एस चुंबक में होते हैं सबसे द्विध्रुव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बस उसी तरीके से है, द्विध्रुव के प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर चुंबक का ही डिटेल्स बताया जा रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि इतनी ज्यादा इसमें खिचपिच क्या की जा रही है। तो चुंबक का जो नॉर्मल्स होता है ना, चुंबक जैसे आप देखे होंगे कि चुंबक में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होता है, उसमें किस तरीके से पावर जनरेट होता है, चुंबकों में किस तरीके से चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति होती है, मतलब उनके कणों में चक्रीय गति के मतलब आप चुंबक को देखे होंगे कि सबसे शुरू में लोहा जो रहता है वो अस्त व्यस्त रहता है, फिर जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में आने के पश्चात उसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक ही दिशा में हो जाती हैं। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति होती है जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब लौह चुंबकीय पदार्थ में चक्रीय गति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का एक प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ में चक्रीय गति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव पर, मतलब वहां पर उनके जो एन और एस द्विध्रुव रहेंगे उस पर एक प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब बहुत ही अधिक ताकत वाला एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा समीप के चुंबकीय द्विध्रुव की अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तीव्र आंतरिक द्विध्रुव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है तथा समीप के चुंबकीय द्विध्रुव की अन्योन्य क्रिया के कारण, अब यहाँ पर हो रही है दो चीजों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो अन्योन्य क्रिया का मतलब आपको समझना पड़ेगा, दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं और जो हमारे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं उसे हम लोग अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे हो रही है चुंबक के द्विध्रुव के बीच एक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव। अब यहाँ पर हमारा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक आ गया और एक हमारे हमारे अंदर में ध्रुवों में जो अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र था उनके बीच में अन्योन्य क्रिया हुई। अन्योन्य क्रिया आप समझ गए, दो ठो हमारे जो होते हैं चुंबकीय एक दूसरे पर बल लगाते हैं और बल लगाने के पश्चात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही होती है अन्योन्य क्रिया। दोनों में अन्योन्य क्रिया हुई, उत्पन्न तीव्र आंतरिक द्विध्रुव के जैसे जैसे समूह बन जाते हैं जिनका संरेखण एक ही दिशा में होता है। अब यहाँ पर तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव बन गया। अब तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है कि कुछ चीजों के अंदर छोटे छोटे चुंबक होते हैं जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी अगर कण लेंगे तो लोहा लेंगे तो लोहे में छोटे छोटे कण होते हैं, कणों से मिलकर के बना होता है, तो सभी में उनका अलग अलग चुंबकीय मतलब होगा गुण, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है कि तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे समूह बन जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्षेत्र है कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमारे पास ये एक एक समूह है। मान लीजिए ये हमारा चुंबक के अंदर आंतरिक कण है, उसमें एक समूह ये बन गया, 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 मतलब हमारे 4 ग्रुप्स बन गए अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र के। अब यहाँ पर इनमें तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होंगे। अब तीव्र आंतरिक द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण ये एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। तो जैसे ही समूह बन जाते हैं, जैसे ही हमारे पास तीव्र आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे ही समूह बन जाते हैं तो जिनका संरेखण एक ही दिशा में होता है और तथा साधारण ताप और ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण द्विध्रुव के संरेखण पर पड़ने वाले प्रभाव को नगण्य मान लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि संरेखण हो रहा है, संरेखण मतलब होता है एक ही दिशा में हो जाना, ठीक है। देखो कोई भी हमारी चीज होती है वो हमारे एक ही दिशा में हो जाती है, उसे हम लोग संरेखण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसमें हम लोग पावर लग रही है, संरेखण एक ही दिशा में होती है और साधारण ताप पर ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण। अब यहाँ पर ऊष्मीय प्रक्षोभ क्या होता है कि गर्मी के कारण छोटे छोटे चुंबक जो होते हैं इधर उधर हिलने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि चुंबकीय ताकत में कम होने लगता है, वही ऊष्मीय प्रक्षोभ होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ऊष्मा रहेगी तो ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण द्विध्रुवों के संरेखण पर पड़ने वाला प्रभाव को नगण्य मान लिया जाता है कि मतलब इसमें बहुत ही
कम ऊष्मीय प्रक्षोभ मतलब ऊष्मा लगती है, जिससे उसके संरेखण में मतलब एक ही दिशा में हो गए ना सभी चीजें कण, तो एक ही दिशा में होने से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। और नगण्य मानने से चुंबकीय द्विध्रुव के ऐसे समूह को हम डोमेन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे चुंबकीय द्विध्रुव के समूह तैयार हो रहे हैं। समूह यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास है 3 ठो समूह, 3 ग्रुप। एक में हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, इसमें कोई भी बाहर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा है, तो सेम तरीके से है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 ठो बल लग रहे हैं, इसलिए तो अन्योन्य क्रिया हो रही है। 2 बल के कारण अन्योन्य क्रिया हो रही है, जिस कारण से उसमें द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है। द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण उनके जो हमारे ग्रुप बनते हैं, और ग्रुप बनने के पश्चात उनमें संरेखण होता है। इस चीज को आपको बस ध्यान में रखना है, इतनी चीजें तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति के कारण ये लोग का इस तरीके से ग्रुप रहता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर जैसे ही हम बाह्य क्षेत्र लगाते हैं तो उनका डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, वो घूर्णन करने लगते हैं। चुंबकीय घूर्णन हमने भी पढ़ा। चक्रीय गति करने लगते हैं। चक्रीय गति करने से उनके जो उपस्थित होते हैं ये डोमेन्स, मतलब ये ग्रुप्स जो बनते हैं, ये जो हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग कर। मान लीजिए हमारा एक स्कूल हो गया, ये स्कूल हो गया, और ये हमारी एक एक क्लासेस हो गई इस तरीके से। या फिर आप एक क्लास के ही अंदर मान लीजिए एक बच्चे होते हैं पढ़ने वाले बच्चे हो गए, एक वो हो गए बच्चे की जो पीछे बैठते हैं बैक बेंचर्स, और एक बच्चे हो गए जो एकदम पढ़ंता होते हैं जो आगे बैठते हैं, और एक मीडियम वाले बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। उसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इनमें जो ग्रुप्स बन गए, उन्हीं ग्रुप्सों में से संरेखण की क्रिया होती है। मतलब उन्हीं ग्रुप्सों में संरेखण मतलब एक ही दिशा में डायरेक्शन में संरेखण की क्रिया होगी, और उसमें प्रक्षोभ मतलब उसमें ऊष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ताप जो है वो साधारण है, निम्न ताप बोल सकते हैं आप, साधारण है। उसमें प्रक्षोभ होता है। उसमें प्रक्षोभ आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा अंदर के छोटे छोटे कणों पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ही कम उसमें विचलन होगा। इस कारण से हम इसको नगण्य मान लेते हैं, और चुंबकीय द्विध्रुव के ऐसे समूह को हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के ऐसे समूहों को हम लोग डोमेन कहेंगे। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर जो भी चीज अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में तुरंत ही पूछिएगा, आपको बेहतरीन साथ मैं अच्छे से आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा। ठीक है, अब ऐसे डोमेन का आयतन, अब हमारे पास जो डोमेन्स प्राप्त हो गए उनका एक आयतन होता है, लिमिटेशन होती है उनमें आयतन का, लगभग 10 की घात -6 सेंटीमीटर क्यूब से 10 की घात -2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, इनका आयतन आप इसको याद कर लीजिएगा। तथा इसमें 10 की घात 21 से 10 की घात 17 तक परमाणु, मतलब उसमें छोटे छोटे कण होंगे, परमाणुओं से ही मिलकर के अणु का निर्माण होता है, अणु से ही हमारा एक तत्व बनता है। वही चीज है कि जो हमारा हो जाता है 10 की घात 21 से 10 की घात 17 तक, जो हमारे परमाणु अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। परमाणु वही छोटे छोटे कण जिसकी बात मैं कर रहा था। यहाँ पर संरेखण होते हैं, तो उसमें उष्मीय प्रक्षोभ मतलब साधारण ताप पर छोटे छोटे कणों में ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, जिस कारण से उसमें बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय गुण कम होता है, इसलिए हम उसके नगण्य मान लेते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव के ऐसे समूह को हम डोमेन कहते हैं। इन डोमेनों का आयतन हो गया 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब से 10 की घात -2 सेंटीमीटर क्यूब। तथा इनमें जो इनका जो कण होते हैं, परमाणु के अंदर कण होंगे, मतलब जो हमारे लोहा है, लोहा के अंदर अणु है, अणु के अंदर परमाणु है, तो उसी को हम परमाणु जो होते हैं वो 10 की घात 21 से 10 की घात 17 होते हैं, जिसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आप समझ गए होंगे, एक एनर्जी जो हमारे जिसमें सबसे अधिक प्रबल होता है। द्विध्रुव तो आप जानते हैं, किसी भी चुंबक को हम किसी भी भाग में तोड़ते हैं तो उसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब जिनके चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, ये हमारे परमाणु हो गए, हमारे चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण इनके जो चुंबकीय अक्ष हैं वो एक ही दिशा में संरेखित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही एक ही दिशा में संरेखित हैं, तो प्रत्येक डोमेन एक तीव्र चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगता है। अब हमारा जो प्रत्येक डोमेन है, मतलब जो हमने देखा कि एक ग्रुप्स बन गए थे, उन ग्रुप्स में एक तीव्र डोमेन से एक एक कण जो होते हैं उनमें जो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, और वो लोग एक तीव्र चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, अब तीव्र चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, परंतु पदार्थ के सामान्य अवस्था में प्रत्येक डोमेन के चुंबक की दिशा
इस प्रकार अनियमित होती है कि उनका किसी भी दिशा में परिणाम चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि परंतु पदार्थ की सामान्य अवस्था में, मतलब उसमें हमने कोई भी बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, तो उसमें अनियमितता होती है, जिस कारण से उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है जब उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र लगाएं, फिर उसके पश्चात, जिसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमारे पास है एक चीज जिसमें हमारे पास ये अनियमितता के रूप में है, फिर उसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डोमेन की परिसीमाओं को खिसका देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसको हम लोग अभी आगे और समझ लेंगे। अब परंतु पदार्थ के सामान्य अवस्था में प्रत्येक डोमेन के चुंबकन की दिशा अनियमित होती है कि इसका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है किसी भी चुंबक को कितनी ताकत के साथ चुंबकित करता है, हम लोग उसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो वो शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि लोहा सामान्य अवस्था में चुंबक नहीं होता है, और परंतु लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के पश्चात पदार्थ में परमाणु तीव्र चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, तीव्र चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं एवं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो लोहा था उसमें अंदर में हमारे ग्रुप्स बन गए थे, उन ग्रुप्स को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित मतलब एक ही दिशा में हो जाते हैं। ठीक है, अब जब पदार्थ के परमाणु तीव्र चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं एवं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, या उनकी चुंबकित होने का मुख्य कारण डोमेनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमना होता है। इन चीजों को हमने समझ लिया, उसी चीज को एक बार और अच्छे से बताया जा रहा है यहाँ पर। अब जिसमें कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशाएं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हो जाती हैं। अब हमारे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशाएं होंगी वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो अंदर में ग्रुप्स बन गए, वो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाती हैं। ठीक है, अब जिनकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो जाती है और आकार में बढ़ने लगते हैं, परंतु जिन परमाणु आघूर्णों की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न होती है वो आकार में घटने लगते हैं। अब हमारा आता है थर्ड चित्र। अब आती है थर्ड चित्र की जानकारी, जिसका हमारा बाह्य क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। बाह्य क्षेत्र की दिशा के सेम हुआ, ये हमारा बाह्य क्षेत्र की दिशा के सेम हुआ तो इसकी आकृति जो है वो बढ़ने लगी। अब हमारा क्या होगा कि बाह्य क्षेत्र की दिशा के जो विपरीत में है, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जस्ट पूरे तरीके से विपरीत में है ये, और विपरीत होने के कारण ये सबसे छोटा बना है। ये उसके इस डायरेक्शन में है तो इस तरीके से पतला हुआ है, ये इस डायरेक्शन में है तो इस तरीके से पतला हुआ है। मतलब जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है उसकी आकृति में वृद्धि होती है, और जो हमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं है उसकी आकृति में कमी होती है। ठीक है, अब हमारा जैसे ही बाह्य क्षेत्र की दिशा में हुआ तो उसकी आकृति भिन्न होती है, आकार में घटने लगती है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब कम होती है तो वो डोमेनों को यह वृद्धि विपरीत हो जाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा होता है, मतलब डोमेन्स आप समझ गए होंगे, वही ग्रुप्स जो होती हैं उनकी वृद्धि में विपरीत हो जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र घटने पर पदार्थ में अपनी पूर्ण अचुंबकीय अवस्था में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जैसे ही हुआ तो ये हमारे छोटे बड़े होने लगते हैं, फिर जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो फिर वापस ये अपने अपने पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। देख, जैसे ही हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कम होते हैं और डोमेन की यह वृद्धि विपरीत हो जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर पदार्थ अपने पूर्ण अचुंबकीय अवस्था में आ जाता है। परंतु जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है तो डोमेन की वृद्धि अनुत्क्रमणीय होती है। अब यहाँ पर हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने बहुत ही अधिक कर दिया है, तो उनके डोमेन में जो वृद्धि होगी वो हमारा एकदम बराबर हो जाएगी, कोई परिवर्तन उनमें नहीं होगा। अनुत्क्रमणीय होती है मतलब जैसे जैसे हमारी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे डोमेन की वृद्धि भी बढ़ती जाएगी। डोमेन मतलब हमारे जो ग्रुप्स थे, इसमें अंदर में हमारे ग्रुप्स बने हुए थे, इन ग्रुप्स की वृद्धि भी समान रूप से बढ़ने लगेगी। ठीक है, अतः बाह्य क्षेत्र के हटाने पर भी यह पदार्थ में कुछ चुंबकत्व रह जाता है।
अब यहाँ पर लास्ट में हम जैसे ही हमारा बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, तो जिस कारण से आप लोहा को देखे होंगे कि लोहे में हम लोग बार बार उसको स्क्रब करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चुंबकीय गुण लास्ट में बच जाते हैं। तो वही चीज लास्ट में हमने लिख दिया है कि बाह्य क्षेत्र के हटाने पर भी थोड़े बहुत इसमें चुंबकत्व रह जाता है। तो इस तरीके से हमारा फिनिश होता है हमारा टॉपिक, लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। और हमारा बीएच वक्र की अगर बात होगी तो बीएच वक्र की वीडियो को भी आप लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पास आ गया होगा आपका वीडियो, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।